कभी सोचा है क्या हो अगर सरकार के पास आपके 25,000 करोड़ हों, लेकिन सरकार को आप मिलते ही नहीं। ये कहानी है इंडिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल मिस्ट्रीज में से एक की। एक कहानी जिसमें 3 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं, 24,000 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट है। ये कहानी है सहारा इंडिया परिवार की, एक ऐसा नाम जो कभी क्रिकेट, बॉलीवुड और पावर का दूसरा नाम था। और इस कहानी के सेंटर में इसके सहारा से सुब्रतो रॉय। तो ये स्कैम हुआ कैसे? वो कौन सा लूप होल था जिसका इस्तेमाल करके सहारा ने करोड़ों लोगों से हज़ारों करोड़ रुपए रेज किए? और सबसे बड़ा सवाल, वो 3 करोड़ लोग जिनके ये पैसे थे आखिर कहाँ हैं? चलिए आज इस पूरे केस को डिकोड करते हैं। My next guest is Sahara boss Subrata Roy, one of India's leading business tycoons, in a bit of trouble. In fact, that's an understatement. I challenge the whole world that we have not done anything, not a single fault you can get from us. हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी बहुत छोटी थी। साल 1978, गोरखपुर। सुब्रतो रॉय एक लंब्रेटा स्कूटर पर नमकीन बेचते हुए सिर्फ 2,000 की पूंजी से एक छोटी सी चिट फंड कंपनी शुरू करते हैं। देखते ही देखते ये छोटी सी कंपनी सहारा इंडिया परिवार देश के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप में से एक बन जाती है। एक वक्त के बाद टाइम मैगजीन ने सहारा को इंडियन रेलवेज के बाद इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयर बताया, जिसके पास 10 लाख से ज़्यादा कर्मचारी थे। सुब्रतो रॉय खुद इंडिया के 10th मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन बन गए। सुब्रतो रॉय का जीनियस उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी में नहीं बल्कि उनकी बनाई हुई इमेज में था। उन्होंने एक कंपनी नहीं, एक परिवार बनाया, सहारा इंडिया परिवार। वो खुद को चेयरमैन या सीईओ नहीं बल्कि सहारा श्री और मैनेजिंग वर्कर कहते थे। ये सिर्फ ब्रांडिंग नहीं थी, ये एक पावरफुल कहानी थी। इस परिवार का अपना एक कल्चर था, एक स्पेशल ग्रीटिंग सहारा प्रणाम, जिसमें कर्मचारी अपने दिल पर दाहिना हाथ रखते थे। लाखों कर्मचारियों की बड़ी बड़ी रैलीज, जैसे एक बार 11 लाख वर्कर्स ने एक साथ राष्ट्रीय गान गाया। ये सब एक इल्यूजन बनाने के लिए था, भरोसे और देशभक्ति से बंधा एक परिवार। इस बिजनेस मॉडल का कोर टारगेट थे इंडिया के आम लोग, रिक्शा चलाने वाले, फेरी वाले, छोटे व्यापारी और गांव के वो लोग जो फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से या तो डरते थे या उनकी पहुंच से बाहर थे। सहारा के लाखों एजेंट्स ने इन लोगों तक पहुंचकर उन्हें बड़े रिटर्न्स का सपना दिखाया। यह एक पैरेलल फाइनेंशियल सिस्टम बनाने जैसा था, जहां बैंक्स आपसे केवाईसी, डॉक्यूमेंट्स और मिनिमम बैलेंस मांगते हैं, वहीं सहारा के एजेंट्स आपको परिवार का हिस्सा बनाते थे। लोगों ने सुब्रतो रॉय के नाम पर इन्वेस्ट किया, कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नहीं। भरोसा ही प्रोडक्ट था। इस भरोसे को और मजबूत करने के लिए रॉय ने पावर और सक्सेस का एक ज़बरदस्त पब्लिक डिस्प्ले किया। टॉप पॉलिटिशियंस और बॉलीवुड स्टार्स के साथ उठना बैठना, इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करना और लंदन में ग्रॉस वेनोर हाउस, न्यूयॉर्क में प्लाजा होटल जैसी आइकॉनिक प्रॉपर्टीज़ खरीदना। आम इन्वेस्टर के लिए मैसेज क्लियर था, इतना बड़ा और सक्सेसफुल आदमी हमारा पैसा लेकर कहाँ जाएगा। उनकी लार्जर देन लाइफ पर्सोना उनकी सफलता का साइड इफेक्ट नहीं थी, यह उनके बिजनेस का मेन इंजन थी। तो अब सवाल ये आता है कि सहारा ने ये हज़ारों करोड़ रुपए रेज कैसे किए? एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के जरिए, जिसका नाम था OFCD। OFCD का फुल फॉर्म है ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर। सुनने में कॉम्प्लेक्स लगता है, पर चलो इसे सिंपल बनाते हैं। इमेजिन करो कि आप अपने एक दोस्त को 100 रुपये उधार देते हो और वो प्रॉमिस करता है कि वो इस पर इंटरेस्ट देगा, बट वो आपको एक ऑप्शन भी देता है कि कुछ साल बाद या तो तुम अपने 100 रुपये वापस ले लेना या फिर इस उधार को मेरे नए सक्सेसफुल स्टार्टअप के शेयर्स में बदल लेना। एक OFCD बिल्कुल ऐसा ही है। ये एक लोन है जिसमें इन्वेस्टर के पास ये ऑप्शन होता है कि वो इसे बाद में कंपनी के शेयर्स में कन्वर्ट करा सकता है। ये एक हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है, आधा कर्ज आधी हिस्सेदारी। अब आते हैं उस कानूनी लूप होल पर जिसका सहारा ने फ़ायदा उठाया। इंडिया में कोई कंपनी 2 तरीकों से पब्लिक से पैसा रेज कर सकती है, पब्लिक इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट। पब्लिक इशू स्टेडियम में कॉन्सर्ट के टिकट्स बेचने जैसा है। आप हर किसी को टिकट्स बेच रहे हैं क्योंकि आप आम पब्लिक से डील कर रहे हैं। मार्केट रेगुलेटर्स सेबी के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। आपको एक डिटेल्ड प्रोस्पेक्टस फाइल करना होता है, अप्रूवल्स लेने होते हैं और पूरी तरह ट्रांसपेरेंट रहना होता है। ये पब्लिक को प्रोटेक्ट करने के लिए है। और प्राइवेट प्लेसमेंट एक एक्सक्लूसिव प्राइवेट पार्टी के लिए कुछ चुनिंदा दोस्तों को टिकट बेचने जैसा है। यहाँ रूल्स बहुत रिलैक्स्ड होते हैं क्योंकि ये एक प्राइवेट डील है। ये माना जाता है कि इन्वेस्टर्स समझदार हैं और अपनी रिसर्च खुद कर सकते हैं। द कंपनीज एक्ट 1957 का सेक्शन 67 कहता है, अगर कोई कंपनी 50 या उससे ज़्यादा लोगों को अपनी सिक्योरिटीज़ ऑफर करती है तो उसे ऑटोमेटिकली एक पब्लिक इशू माना जाएगा। सहारा की 2 कंपनीज, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन,
ने OFCDs के जरिए लगभग 3 करोड़ लोगों से 24,000 करोड़ से ज़्यादा रेस किए। लॉजिक के हिसाब से ये एक साफ साफ पब्लिक इशू था, बट सहारा ने ये दलील दी कि ये एक प्राइवेट प्लेसमेंट है जो सिर्फ सहारा ग्रुप से जुड़े लोगों को ऑफर किया गया था। उन्होंने कहा कि क्योंकि OFCDs हाइब्रिड प्रोडक्ट्स हैं और ये एक प्राइवेट प्लेसमेंट है तो वो सेबी के अंडर नहीं बल्कि रजिस्टर ऑफ कंपनीज के अंडर आते हैं। यह सेबी की सख्त नज़र से बचने का एक शानदार लेकिन गैर कानूनी तरीका था और सहारा का ये प्लान तब तक परफेक्ट था जब तक सेबी की नज़र इस पर नहीं पड़ी। कहानी तब शुरू हुई जब सहारा की एक और कंपनी सहारा प्राइम सिटी ने IPO लाने के लिए सेबी के पास डॉक्यूमेंट फाइल किए। इन डॉक्यूमेंट्स को जांचते हुए सेबी को SIRECL और HSICL द्वारा की जा रही इस मैसिव फंडिंग रेजिंग का पता चला। इसी बीच रोशनलाल नाम के एक चार्टेड अकाउंटेंट ने भी विसिल ब्लोअर कंप्लेंट फाइल की। नवंबर 2010 में सेबी ने सहारा को OFCDs के जरिए और पैसा रेज करने से रोक दिया। जून 2011 में सेबी ने फाइनल ऑर्डर पास किया। सहारा को इन्वेस्टर्स का पैसा रिफंड करना होगा। सहारा ने सेबी के ऑर्डर को चैलेंज किया। मामला पहले सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में गया जहां सहारा हार गया। फिर सहारा इस केस को सुप्रीम कोर्ट ले गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में सेबी के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने सहारा को 24,000 करोड़ रुपए 15% ब्याज के साथ सेबी के पास जमा कराने का ऑर्डर किया ताकि सेबी ये पैसा इन्वेस्टर्स को लौटा सके, और सहारा ने ये ऑर्डर फॉलो नहीं किया। उन्होंने 5,120 करोड़ की पहली इंस्टॉलमेंट तो दी पर बाकी देने में फेल हो गए। इसके बाद सेबी ने सहारा के बैंक अकाउंट्स और प्रॉपर्टीज़ को फ्रीज करना शुरू कर दिया। जब सुब्रतो रॉय बार बार कोर्ट में पेश होने से फेल हुए तो सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2014 में उनके खिलाफ एक नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। आखिरकार 4 मार्च 2014 को सुब्रतो रॉय को अरेस्ट कर तिहाड़ जेल भेज दिया गया। वो लार्जर देन लाइफ टाइकून अब सलाखों के पीछे था। तो अब सुब्रतो रॉय जेल में थे और इन्वेस्टर्स का पैसा सेबी के पास आना था। केस क्लोज है ना? गलत। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अब आना बाकी था। याद है वो सवाल जो मैंने आपसे शुरू में पूछा था, क्या होता जब सरकार के पास आपके 25,000 करोड़ हो लेकिन सरकार को आप मिलते ही नहीं? सहारा स्कैम की असली पहली पैसा नहीं बल्कि इन्वेस्टर्स हैं। सहारा का डिफेंस हमेशा से एक ही रहा है। हमने 95 to 98% इन्वेस्टर्स को उनका पैसा सीधा लौटा दिया, वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से पहले। इसे साबित करने के लिए सहारा ने कुछ ड्रामेटिक किया। 2013 में सहारा ने 127 ट्रक्स भर के डॉक्यूमेंट्स सेबी के मुंबई ऑफिस भेजे। इन ट्रक्स में 31,669 कार्टन्स थे जिनमें 3 करोड़ से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म्स और 2 करोड़ रिडम्पशन वाउचर्स थे। ये एक PR मास्टरपीस था। मैसेज था, हम सबूत दे रहे हैं, सेबी हैंडल नहीं कर पा रहा है। इस स्टंट ने मुंबई के आउटस्कर्ट्स पर एक बड़ा ट्रैफिक जैम लगा दिया। सेबी का कहना था कि डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से अस्त व्यस्त थे और उन्होंने देर से पहुंचे कुछ ट्रक्स को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। सेबी की कहानी बिल्कुल उल्टी थी। सेबी के पास सहारा से मिले हज़ारों करोड़ रुपए थे। उन्होंने 144 से ज़्यादा न्यूज़पेपर्स में 4 बार एडवर्टीजमेंट्स दिए, इन्वेस्टर्स से सामने आकर अपना पैसा क्लेम करने को कहा, पर रिजल्ट चौंकाने वाला था। अक्टूबर 2014 तक सिर्फ 4,600 इन्वेस्टर्स ने रिफंड क्लेम किया। 2020 तक सेबी के पास 15,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए जमा थे, लेकिन वो सिर्फ 111 करोड़ ही रिफंड कर पाया था। इसने इस स्कैम का सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया। अगर 3 करोड़ इन्वेस्टर्स असली थे तो वो अपना पैसा वापस लेने क्यों नहीं आ रहे थे? इसी रहस्य ने जन्म दिया सबसे संगीन आरोप को, मनी लॉन्ड्रिंग। क्या ये इन्वेस्टर फर्जी इन्वेस्टर्स थे? क्या ये स्कीम ब्लैक मनी को वाइट करने का एक जरिया थी? थ्योरी सिंपल है, अनअकाउंटेड मनी जो शायद पॉलिटिकल या इलीगल सोर्सेज से आया, उसे लाखों छोटे छोटे ग्रामीण इन्वेस्टर्स से मिले इन्वेस्टमेंट के रूप में दिखाया जाता है, जिन्हें ट्रेस करना लगभग नामुमकिन है। फिर कंपनी इस पैसे को रिफंड करके उसे लीगल फाइनेंशियल सिस्टम में वापस ले आती है। इस थ्योरी को तब और बल मिला जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सहारा अपने किए गए रीपेमेंट्स के लिए फंड का सोर्स नहीं बता पाया। कहानी में एक और ट्विस्ट था। सहारा ने क्लेम किया कि उन्होंने इन्वेस्टर्स को दिए गए इंटरेस्ट पर 725.97 करोड़ का TDS इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे किया है, और IT डिपार्टमेंट ने इन इन्वेस्टर्स को वेरीफाई करके रीपेमेंट्स कंफर्म भी की थी। इससे एक पैराडॉक्स पैदा हुआ। एक सरकारी एजेंसी कह रही थी कि इन्वेस्टर्स असली हैं और दूसरी सरकारी एजेंसी उन्हें ढूंढ नहीं पा रही थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, यह हमारी सरकारी एजेंसीज के काम करने के तरीके का एक स्ट्रैटेजिक फ़ायदा उठाना था। सेबी का काम है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, जिसके लिए उसे हर इन्वेस्टर को फिजिकली वेरीफाई करना होता है। IT डिपार्टमेंट का काम है टैक्स कलेक्शन, उनके लिए पेपर पर पैन कार्ड और ट्रांजैक्शन काफ़ी हो सकता है। सहारा ने एक एजेंसी के वेरिफिकेशन का इस्तेमाल दूसरी एजेंसी की काबिलियत पर सवाल उठाने के लिए किया और बड़ी चालाकी से कन्फ्यूज़न पैदा करके समय हासिल किया।
भले ही 3 करोड़ इन्वेस्टर्स के होने पर बहस हो, लेकिन हजारों असली छोटे इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने अपने जीवन भर की कमाई खो दी। ये वो लोग थे जिन्होंने सहारा श्री पर भरोसा किया था। उनके लिए ये नुकसान सिर्फ फाइनेंशियल नहीं था या भरोसे का टूटना था। सहारा स्कैम भारत के फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक वेकअप कॉल था। इसने हमारे कॉर्पोरेट लॉज में मौजूदा लूप होल्स को उजागर कर दिया। इस स्कैम और सत्यम जैसे दूसरे घोटालों ने सीधे तौर पर एक ज़्यादा सख्त कानून बनाने को जन्म दिया, द कंपनीज एक्ट 2013। नए एक्ट ने प्राइवेट प्लेसमेंट की डेफिनेशन को बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया, इन्वेस्टर लिमिट तय कर दी और रूल्स को क्लियर बनाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और नए एक्ट ने सेबी की पावर्स को और पक्का कर दिया। अब ये क्लियर है कि पब्लिक से बड़े पैमाने पर पैसा रेज करने वाली कोई भी कंपनी सेबी की निगरानी में आएगी। 2013 एक्ट ने कंपनी डायरेक्टर्स के लिए सख्त नियम बनाए और छोटे शेयर होल्डर्स को ज़्यादा ताकत दी। इससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा मिला। रिफंड्स की लड़ाई जारी है। 2023 में सरकार ने सेबी सहारा अकाउंट से 5,000 करोड़ रुपए बांटने के लिए CRCS सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया। 2025 की शुरुआत तक करीब 13 लाख डिपॉजिटर्स को 2300 करोड़ से ज़्यादा रुपए लौटाए जा चुके हैं, लेकिन ये अभी भी कुल पैसे और कथित इन्वेस्टर्स की संख्या का एक छोटा सा हिस्सा है। तो आज हम कहाँ खड़े हैं? सुब्रतो रॉय का नवंबर 2023 में निधन हो गया और वो अपने पीछे एक जटिल विरासत छोड़ गए। सेबी के पास आज भी ब्याज मिलाकर 25,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए लावारिस पड़े हैं। सहारा की कहानी सिर्फ एक स्कैम से कहीं ज़्यादा है। ये एक कॉशनरी टेल है, अंधे विश्वास के बारे में, फाइनेंशियल लिटरेसी की अहमियत के बारे में और एम्बिशियस कॉरपोरेशन और उन्हें काबू में रखने वाले रेगुलेटर्स के बीच चूहे बिल्ली के खेल के बारे में। ये हमें सिखाती है कि फाइनेंस की दुनिया में अगर कोई चीज़ सच होने के लिए बहुत अच्छी लगे तो शायद वो सच नहीं है। और कभी कभी सबसे बड़े राज कॉम्प्लेक्स कोड्स में नहीं बल्कि 127 ट्रक्स में भरे सादे अनवेरीफाइबल कागज़ों में छुपे होते हैं। आपका इस पर क्या विचार है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।